खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास है कई मायनों में, क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो या फिर कोई और खबर, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे। कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग राज्य से, और तमाम जो बड़ी और अहम खबरें हैं अपने राज्य की आप तक को पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला लगातार ही गर्माता जा रहा है। 8 लोगों में से पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं सीएम योगी ने श्रमिकों के रोजगार को लेकर निर्देश दिए हैं। यूपी में बीजेपी आज से परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की है, और इसी पर हम ज्यादा अपडेट लेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा अनामिका शुक्ला के प्रकरण की जांच तेज हो गई है जी। कल जो मूल रूप से जहां की रहने वाली अनामिका शुक्ला हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनके नाम पे जालसाजी, उनके कागजों के नाम पे जालसाजी करके नौकरी हथियाने का जो दूसरी लड़की पे, महिला पे आरोप था, इन प्रकरण की लगातार एसटीएफ जांच कर रही है। कल गोंडा एसटीएफ की टीम के साथ साथ आईबी की टीम भी पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। जांच में कुछ शुरुआती चीजें निकल करके आई हैं। जो नकली अनामिका शुक्ला जो बताई जा रही है, वो गोंडा में भी नौकरी हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां नाकामयाब थी। फिलहाल आईबी और एसटीएफ का गोंडा में डेरा है, तथा अन्य जिलों में भी लगातार जो बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ कई ऐसे नटोलाल हैं जिन पर निगाह है। इसकी जांच फिलहाल एसटीएफ ने तेज कर दी है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के लोगों के संवाद और अब तक 1 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो बताने के लिए बूथ वाइज जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता या मंत्री हैं वो जाएंगे। इसकी शुरुआत स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से शुरू करेंगे, तथा अन्य जिलों में भी मंत्रियों के कार्यक्रम लगाए गए हैं। इसके अलावा रोजगार उत्तर प्रदेश में कैसे लोगों को दिया जाए, इस पे सबसे बड़ा सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि रोजगार सरकार कहां से देगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ लोगों को नरेगा में जॉब कार्ड नौकरी देने की बात कल कही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब जिलाधिकारी से हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि 1 करोड़ जॉब कैसे नरेगा में दिया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा फंड भी नहीं है और इतना अब प्रदेश में इस तरीके से ग्राम पंचायतों में उतना कार्य नहीं है। अगर 100 दिन की गारंटी कार्य की होती है तो क्या 100 दिन 1 करोड़ लोग जॉब पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि इसके लिए सरकार को बड़े स्तर पे फंड की जरूरत के साथ साथ जो विकास कार्य ग्राम पंचायत के हैं उसको भी सरकार को कई योजनाओं को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने सभी नई योजनाओं को रोक लगा दी गई है, तो 1 करोड़ लोगों को कैसे रोजगार देगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलाधिकारियों से निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को नरेगा में रोजगार दिया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कई सारे उद्यमी अपना उद्यम लगाने की लगातार संवाद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार हैं। इसके लिए औद्योगिक विकास के साथ साथ एमएसएमई के जो अधिकारी हैं वो लगातार उन उद्यमियों से संपर्क में हैं उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, और कई ऐसे उद्यमी हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कल सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर जो 1076 है वहां भी 9 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज आए, और टोटल लखनऊ में 22, जबकि उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक मामले निकल करके आए हैं, जिसमें आधा से ज्यादा जो लोग हैं वो या तो अन्य राज्यों से आए हैं या फिर प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि उसको बेहतर इलाज के लिए और कैसे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके उसके लिए गांव स्तर पे भी निगरानी समितियां बनाने के लिए
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर हाल में उसको रोका जाए नाम का। जी, तो ये अहम खबरें हैं उत्तर प्रदेश की, और जिस पर बातचीत की पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ने तमाम अपडेट आप तक पहुंचाया है। अब सीधे हम रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां लगातार हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी तमाम प्रवासी मजदूरों को लेकर रोजगार के लिए तमाम बातें सामने आती रही हैं, और साथ ही साथ वहां पर मुख्यमंत्री भी लगातार काम कर भी रहे हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तराखंड की है? सोनू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए अंशिका, जैसा कि आप स्वयं भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रवासी हैं और खास तौर पर जो अन्य प्रांतों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनको किस तरह से राज्य सरकार रोजगार मुहैया कराएगी, इसके अलावा किस तरह से स्वरोजगार से जोड़ेगी, कैसे उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, कैसे उनका जीवन यापन चलेगा। जो लोग यहाँ लंबे समय तक रुकना चाहते हैं, चाहे वो कृषि बागवानी हो या अन्य कामकाज हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर के सरकार मंथन भी कर रही है और सरकार ने कुछ फैसले भी लिए हैं। इसके अलावा कैसे राज्य का विकास दोबारा से पटरी पर लाया जाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं उनको अब उनका क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है जुलाई के अंत में, लिहाजा नए मुख्य सचिव कौन होंगे इस पर भी मंथन शुरू हो गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है उत्तराखंड की, उसमें मंथन का दौर शुरू हो गया है और मीडिया में कयासबाजी भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ यदि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना का जो कहर बढ़ रहा है और तमाम लोग अभी भी कोरोना की जद में आ रहे हैं, लिहाजा जो पेंडेंसी थी टेस्टिंग की, उसका आज अभी हमारी शासन में अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये हिदायत दे दी है कि जितने भी अधिकारी हैं वो पेंडेंसी कम से कम करें, यानी जो पेंडिंग केस हैं टेस्टिंग के उनको खत्म किया जाए और जितने टेस्ट होते हैं, जितने सैंपल लिए जाते हैं, उनका जल्द से जल्द रिजल्ट सामने लाया जाए। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं कोरोना से जुड़े हुए जिन पर लगातार सरकार की नजर है। प्रवासियों के उत्थान की सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा मुख्य सचिव का हमने आपसे जिक्र किया और सरकार आगे किस तरह से राज्य के विकास को पटरी पर लाए, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी अंशिका। जी, तो ये अहम खबरें उत्तराखंड की आप तक सोनू हमारे संवाददाता पहुंचा रहे थे। बात अगर हम राजस्थान की करें तो शिव विलास रिजॉर्ट में आज फिर कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। देर रात बैठक खत्म होने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी चर्चाएं चलती रहती हैं। साथ ही गहलोत ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कोई यकीन अब नहीं है। आज फिर तो तमाम विधायकों के साथ कांग्रेस बैठक करेगी और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज और आइडियाज इनोवेट किए जाएंगे ताकि आने वाले समय में चुनाव में इनका उपयोग किया जा सके। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद पालावत हमारे संवाददाता राजस्थान से जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की जो सरगर्मियां काफी तेज है और कल सीएम हाउस में एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो प्रोग्राम है उसको चेंज किया गया और होटल और सीएम हाउस में सभी विधायकों को बुलाने के बाद उन सभी को बस से होटल शिवविलास ले जाया गया और वहां पर शिवविलास होटल में करीब देर रात 11:15 बजे तक मीटिंग चली और इस मीटिंग में चर्चा की गई कि किस तरह से जो राज्यसभा चुनाव है उसको लेकर के आगे काम किया जाए। साथ ही जो मीटिंग का जो मेन मकसद ये था कि आलाकमान तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि राजस्थान में कितने विधायक कांग्रेस के साथ हैं। तो कांग्रेस की यदि संख्या बल की बात करें तो करीब 112 जो विधायक थे कल यहाँ पर बैठक के अंदर पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के, निर्दलीय और आरएलडी के जो विधायक है वो यहाँ पर थे और 112 विधायक ये थे। इसके अलावा करीब 3-4 विधायक ऐसे थे जो कि वहां नहीं पहुंच सके और अन्य जो विधायक हैं जिसमें वाजिब अली की बात करें वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, भंवरलाल मेघवाल हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, गुरमत सिंह है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो विधायक है, सीपी जोशी स्पीकर है, तो ऐसी स्थिति में वे वहां नहीं आ सकते थे। तो करीब 120 से 22 के आंकड़ा जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल यहाँ पर बुलाया गया सभी विधायकों को और उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाड़ाबंदी की जाएगी, तो उसको लेकर भी कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की और बस्सी के जो विधायक है लक्ष्मण मीणा, उन्होंने ये भी कहा कि जब हम पार्टी के साथ है तो बाड़ाबंदी किस चीज की। तो इसके बाद में जो अधिकांश विधायक थे वो रात को ही निकल गए थे, लेकिन जयपुर से जो बाहर के विधायक थे वो करीब 30 से 35 विधायक वो रिसोर्ट में ठहरे
रहे। उसके अलावा अन्य जो विधायक है वो अपने एमएलए क्वार्टर्स में आ गए, अपने अपने घर जो जयपुर के आसपास के हैं वो अपने अपने घर चले गए। और आज एक बार फिर यहाँ पर बैठक होगी, शाम को 5 बजे का तय समय बताया जा रहा है जहाँ पर बैठक है वो की जाएगी। अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल का भी आ जाने का कार्यक्रम है। तो ऐसी स्थिति में अब एक ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान है वो यहाँ पर करना है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान का एक सेट फॉर्मूला है, एक अलग पेन से वहां मतदान होता है और यदि थोड़ी सी भी कमी उसमें रह जाती है तो वोट कैंसिल हो सकता है। और इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह के कोई वोट खारिज ना हो जाए, कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इन सब चीजों को लेकर के और जो विधायक है उनसे यहाँ पर बातचीत की जाएगी। इन विधायकों के साथ आगे की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लोकतंत्र की भाजपा को लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है और बड़ी मात्रा में जो पैसे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं विधायकों को देने के लिए। लेकिन जिस तरह से विधायकों से कल बात की गई, विधायकों ने कहा कि हमारे पास ना तो किसी तरह का कोई फोन आया, ना ही कोई प्रलोभन हमें मिला है और ना ही हम किसी प्रलोभन में आएंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा गया, जिस तरह से गुजरात में देखा गया, तो उसके बाद में एक कहीं ना कहीं एक डर जो है वो कांग्रेस पार्टी के मन में है कि मध्य प्रदेश में जहां एक साथ बड़े संख्या में विधायक टूटे थे और गुजरात में 8 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ नजर आ रही है, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बात करें, मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री हैं वो सभी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी वो एकजुट रहे और एकजुट रह करके राज्यसभा चुनाव को आगामी दिनों में लड़ा जाए। और राज्यसभा चुनाव के लिए जो 19 जून को जो मतदान होगा और उसके बाद जो मतगणना होगी उसमें जो कांग्रेस पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगे उनको विजयी बनाया जाए। तो वहीं जो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस में जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्होंने एसीबी के डीजी को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार है, पैसों का लेन देन है, वो यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एसीबी को भी एक पत्र उन्होंने जांच के लिए लिखा है। और वहीं जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन्होंने हमला किया है और उन्होंने बोला है कि यदि इस चीज का कोई प्रमाण है तो महेश जोशी वे सभी प्रमाण दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी यही बात कही है। तो आप देखना होगा किस तरह से जो राजनीतिक रंग है राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर वो किस तरह बैठता है। लेकिन आज का जो संख्या बल है उसको देखते हुए आसानी से लगता है कि दोनों जो सीट है कांग्रेस की वो सेफ नजर आ रही है। 51 वोट का जो मिनिमम कोटा राज्यसभा चुनाव के लिए है, तो इस तरह से 102 वोट दोनों कैंडिडेट को जिताने के लिए चाहिए। जो और आज की तारीख में करीब 120 से 122 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में, इस पर साथ ही अन्य जो 2 विधायक है क्षेत्रीय पार्टी के वो भी कांग्रेस के साथ में आ सकते हैं। तो इस तरह से आंकड़ा जो है 123 से 125 के बीच में यहाँ पर पहुंच सकता है। और ऐसे स्थिति में इतने विधायकों को एक साथ तोड़ना काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो विधायक है उनका जो कॉन्फिडेंस देखने में कल सामने आया, जिस तरह से सीएम हाउस में पहुंचे और जो उन्होंने बातें कही, निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी यही बात कही और बसपा से जो शामिल होकर के जो विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उनकी भी यही कहना था। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि किस तरह से आगे जो पूरी प्रक्रिया है वो होती है। आज बैठक होगी और इस बैठक के बाद 19 जून को ही पता चलेगा कि कितना पार्टी ने अपने विधायकों को साध लिया है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से बने हैं और हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है और किस पर आज पूरे दिन नजर रहेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की ओर अगर हम रुख करें तो कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसको लेकर पंकज चतुर्वेदी ने तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाए। लेकिन पंकज, मेरा सवाल अयोध्या मंदिर को लेकर भी होगा। लगातार अयोध्या मंदिर के निर्माण को लेकर तमाम जानकारी मिलती रहती है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? क्या पंकज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जन्मभूमि मंदिर है, वहाँ पे एक शिव मंदिर भी था जिसका कल से रुद्राभिषेक शुरू हुआ है। काफी सालों के बाद उसी के बाद ये संकेत हो गया था कि जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें जो सदस्य थे, खास करके जो बोर्ड ट्रस्ट बनाया गया था, तो ये प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तब तक इंतजार किया जाएगा और संभावना जताई जा रही कि प्रधानमंत्री जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। लेकिन अभी भी उस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैलता जा रहा है उसे नहीं लगता है कि जुलाई में प्रधानमंत्री का दौरा अयोध्या हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है और कोरोना संक्रमण जो है लगातार पैर पसार रहा है। फिलहाल बाकी चीजें अयोध्या में तैयारी पूरी कर ली गई है मंदिर निर्माण की, चाहे बोर्ड ट्रस्ट का गठन हो या फिर ट्रस्ट के नाम खाते जिसमें चंदे आ रहे हैं उसकी बात हो, या और जो कंपनी का चयन जिसको निर्माण करना है L&T, जबकि निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं उन निपेंद्र मिश्रा, उनकी देखरेख में पूरे मंदिर निर्माण का फिलहाल
निर्माण शुरू होगा। तो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आना है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है इस वजह से कार्यक्रम नहीं बन पा रहा है। लॉकडाउन के पहले भी पूरी तैयारियां कर ली गई थी, मार्च में प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन 21 मार्च के बाद से लगातार देश लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रहा है देश भर में। तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के दौरे या धार्मिक अनुष्ठान या निर्माण कार्य सारे रोक दिए गए थे। चूंकि अब थोड़ा अनलॉक फर्स्ट में निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को आना है इस नाते अभी भी मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। चूंकि लॉकडाउन के बाद जैसे स्थिति सामान्य होगी, अयोध्या दौरे पे प्रधानमंत्री आएंगे, वहां के संतों की मांग है, वहां के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उन्होंने भी पीएमओ से अनुरोध किया है, पीएमओ से भी हरी झंडी मिली है। लेकिन कोरोना संक्रमण अगर अनियंत्रित रहा तो मुझे नहीं लगता है कि जुलाई में प्रधानमंत्री का दौरा हो पाएगा, लेकिन अगर इस पे नियंत्रण पाया जाता है तो संभावना जताई जा रही कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री अयोध्या दौरा कर सकते हैं और मंदिर निर्माण की जो कई वर्षों से इंतजार जो वहां के राम भक्तों को था वो पूरा हो सकता है। जो रामलला टाट में रहते थे, टेंट में है, उनके लिए जो महल है वो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी जुलाई की जो डेट सामने आ रही है उस पर संशय बरकरार है। अगर ऐसे तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण का जो वायरस है फैलता रहा तो लगता नहीं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा हो पाएगा। तो ये अहम खबरें हैं अयोध्या से जुड़ी जो पंकज आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम रुक करेंगे सोनू सिंह की ओर, जहां उत्तराखंड से हमारे साथ लगातार बने हैं। सोनू, कोरोना को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है उत्तराखंड से? फिलहाल क्या स्थिति चिंताजनक बनी हुई है? अनलॉक 1 का पालन कैसे किया जा रहा है जनता द्वारा? वहां पर क्या जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई थी उनको फॉलो किया जा रहा है? देखिए अंशिका, जो भी लोग जो अनलॉक 1 की गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सीधा पुलिस जो है वो सख्त एक्शन ले रही है और लगातार मुकदमे हो रहे हैं। और 3000 से ज्यादा अभी तक उत्तराखंड पुलिस ऐसे लोगों पर जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्वारंटीन सेंटरों में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर लगातार पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। दूसरा, आपने पूछा कि कोरोना का अपडेट, कोरोना के 1,1562 केस पहुंच गए हैं। कुछ लोगों की डेथ के मामले भी सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का तर्क ये है कि जिन लोगों की भी डेथ हुई है वो कोरोना संक्रमित जरूर थे, लेकिन उनकी डेथ जो हुई है वो दूसरी बीमारी के कारण हुई है, उनको दूसरी बीमारियां भी थी। इसके अलावा जैसा कि भी हम जिससे जिक्र भी कर रहे थे कि अभी सबसे बड़ा जो एक पहलू है वो ये है कि जो सैंपलिंग हो रही है उसके उस अनुपात में, जिस अनुपात में सैंपलिंग हो रही है उस अनुपात में जो है रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। लिहाजा विपक्षी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और जब विपक्ष के नेताओं ने सरकार को इस मामले को लेकर के घेरा तो इसका संज्ञान स्वास्थ्य सचिव ने लिया और स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि जो भी पेंडेंसी, जो भी लेट हो रहे हैं सैंपल की रिपोर्ट या रिजल्ट आने में, उसको गंभीरता से लिया जाए और रोज की रोज उनको अपडेट किया जाए। तो ये तमाम ऐसे पहलू कोरोना से जुड़े हुए हैं जिन पर यहाँ सियासत होने लगी है और इस सियासत के चलते अब कहीं ना कहीं जो कार्य संस्कृति है, जो कार्य करने का तरीका है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उसमें निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। जी अंशिका, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन अरविंद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ रहे हैं पूरे देश में, अगर हम देखें तो हर राज्य में यही स्थिति है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पहले तो लॉकडाउन था जिसके चलते अगर टेस्टों में भी अगर थोड़ी सी गति धीमी होती थी तो काम चल जाता था, लेकिन अब तेजी से क्योंकि मामले सामने आ रहे हैं तो क्या उस गति से टेस्ट हो रहा है राजस्थान में? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में जो पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 25,000 पर डे टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं और दिल्ली और तमिलनाडु के बाद में तीसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर टेस्टिंग कैपेसिटी 25,000 टेस्ट की है पर डे। इसके साथ ही अब जो टारगेट डिसाइड किया गया वो है 40,000 टेस्ट पर डे करने का और एक महीने में ये जो मिशन है इसको हासिल करने का जो प्रयास है वो चिकित्सा विभाग की ओर से किया जा रहा है और राजस्थान में टेस्टिंग लगातार हो रही है और उसी का एक नतीजा है कि जितने पॉजिटिव केसेज है वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए टेस्टिंग ज्यादा होगी तो पॉजिटिव केसेज भी सामने आएंगे, यदि टेस्टिंग कम होगी तो आप मान लीजिए निश्चित तौर पर उस राज्य में जो टेस्टिंग है वो पूरी तरह से नहीं हो रही है। 1000 या 1500 सैंपल्स की ही टेस्टिंग हो रही है यदि कहीं पर केसेस कम आते हैं तो, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो वैश्विक वृद्धि दर है उसको यदि देखा जाए तो जहां पर भी
स्टोर है वहाँ पर लगातार जो पॉजिटिव केसेज है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लिए राहत की बात यह है कि करीब 74-75% के आसपास जो केसेस हैं वो यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। ये बड़ी राहत की बात है। और बताना चाहेंगे कि आपको कल राजस्थान में 355 है पॉजिटिव केसेज यहाँ पर सामने आए। उसके साथ ही जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो 11,600 यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन एक राहत की बात है कि 8,569 जो पेशेंट्स है वो यहाँ कोरोना से अब रिकवर हो चुके हैं और उनमें से 8,195 को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। साथ ही 2,772 अब एक्टिव केसेज रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2,772 एक्टिव केसेज और उसके साथ ही यदि बात की जाती है तो करीब 500 ऐसे केसेज हैं जिनको रिपोर्ट जिनकी नेगेटिव आ गई है लेकिन उनको अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई है। तो इस तरह से करीब 3200 जो पेशेंट्स है वो इस वक्त अस्पतालों में एडमिट है। तो ये एक राहत की खबर है कि 11,600 में से केवल 3200 ही जो पेशेंट्स है वो यहाँ पर एडमिट है। साथ ही एक बड़ी चीज यहाँ पर है कि माइग्रेंट्स जो है उनके कारण लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 3,278 लगभग हर राज्य की यही स्थिति है। अरविंद, एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर दोबारा अपने राज्य लौटे हैं उनके चलते कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक चुनौती बहुत बड़ी है सरकार के सामने, राज्य सरकारों के सामने, केंद्र सरकार के सामने कि जल्द से जल्द एक ऐसी दवाई तैयार की जाए ताकि ये मरीज जो लगातार बाहर आ रहे हैं इन्हें किसी तरह काबू में किया जा सके। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।